हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन वहाँ पे किए थे, कॉन्सेप्ट उसका कुछ कॉन्सेप्ट यानी उसकी और रिलेशंस और आगे पढ़ेंगे। देखो जैसे एक रिलेशन आती है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। क्या भाई? रिलेशन बिटवीन current and drift velocity। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होती है बेटा? ठीक है, देखो लेट इसमें एक बात माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता भी क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, हम लेते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट हो सकती है किसी कंडक्टर की, किसी का 1 मीटर क्यूब, किसी का 2 मीटर क्यूब, किसी कितनी भी साइज हो सकती है, तो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो लेट n स्मॉल n मान लेते हैं, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि दैट इज n is equal to number of electrons per unit volume, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n से डिनोट कर दे मान लो, और वॉल्यूम उसकी होगी v, वॉल्यूम नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज वॉल्यूम। और मैंने आपको बताया था वॉल्यूम अगर कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ L है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई हम इसका नहीं यूज करें क्योंकि भी हम यहाँ वॉल्यूम मान रखे थे, V लिखो यहाँ इसको मैं। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A। तो अब बताओ इसकी वॉल्यूम क्या बन जाएगी? एरिया इनटू लेंथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज n, दिस इज इक्वल टू n इंटू v, और वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू लेंथ, तो ये बन जाएगा NaN। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिस इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चार्ज कितना फ्लो होगा इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण? सो चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज यहाँ होगा? तो वो चार्ज कितना होता है? चार्ज इक्वल टू n इंटू e। ये आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड टोटल चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है NaL, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? E। तो NaL इंटू E, L है बेटा, ठीक है, नोट E। तो NaL इंटू E, ये हो गया चार्ज। अब हमें करंट निकालने के लिए क्या चाहिएगा? टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर, या इन जो फ्री इलेक्ट्रॉन इनके लिए बेटा टाइम टेकन बाय द एवरेज निकालने से भी कम। सो ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा क्यू है इन सब के लिए। ठीक है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस कंडक्टर, यानी कि ट्रेवल L लेंथ, ये कह सकते हो, टू ट्रेवल L लेंथ ऑफ कंडक्टर, L लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो उसने टाइम मान लो लिया डेल्टा टी, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे L, और इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड, एवरेज स्पीड क्या थी बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद होगी आपको। और सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड को, एवरेज वेलोसिटी क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो कितना टाइम लिया, डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आ गई क्वेश्चन नंबर। तो उनके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इतना चार्ज हुआ और इतना टाइम वो लेंगे उस कंडक्टर को क्रॉस करने में या एल लेंथ को ट्रेवल करने में। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने पढ़ी किसकी, करंट की डेफिनेशन। करंट क्या था, सो करंट इक्वल टू, करंट हम लिखा था, पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो चार्ज कि लेट डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो इन डेल्टा टी टाइम, किस ये था ना, डेल्टा क्यू चार्ज crosses an area in time delta t, then current is equal to, average current is equal to delta q by delta t। तो डेल्टा क्यू क्या है, ये रहा, डेल्टा टी ये रहा, इन दोनों को डिवाइड कर दो बस। तो डेल्टा क्यू कितना है, NaLe, और डेल्टा टी कितना है, L, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, Vd, L से L क्या हो गया, कैंसिल। तो I जो हमारे पास आ गया, करंट जो आ गया वो कितना आ गया, N, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, एरिया A, और स्पीड V। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने उसका लेट मान लिया कि N इज द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी के टर्म में हमारा आंसर है N में। ठीक है, उसके बाद A उसका एरिया लिया था, L उसकी लेंथ ली थी, तो हमारे पास उसके वॉल्यूम हो जाएगी NaL, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaL, टोटल चार्ज हो जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कारण NaLe, उसके बाद निकालोगे उसका टाइम L/Vd, दोनों को डिवाइड तो ये आ जाएगा करंट। तो अगर आपसे उन्हें डायरेक्ट इक्वेशन, एक रिलेशन पूछी जाए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो बस इतना ही हो गया, सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर करंट और रिलैक्सेशन टाइम रिलेशन निकालो, करंट और रिलैक्सेशन टाइम में, तो क्या करोगे आप, तो यहां तक तो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उसको मैं अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम क्या था, टाउ, तो वो कितना आ जाएगा, इस Vd की जगह V नो Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन ये थी ना बेटा, E टाउ डिवाइड बाय m, तो इस Vd की जगह ये वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो I जो आ गया वो कितना आ गया, NEA इनटू E टाउ डिवाइड बाय क्या हो गया, m, तो क्या बनेगा बेटा, I इज इक्वल टू NE स्क्वायर E टाउ डिवाइड बाय। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम। एक रिलेशन हमेशा इस एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में हमेशा आती है, हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन दो तो बता दिए, और आगे धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन थी एक। आगे चलो, नेक्स्ट है ओम्स लॉ। क्या होता है बेटा, 10th क्लास में आप इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां आपने इसकी स्टेटमेंट बस छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी बस। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ के अंदर क्या करते हैं, वही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके करंट। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो करता है, वो करंट किस पे डिपेंड करता है, उस सर्किट के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर, बस उसी के फिनोमेना है बनाए गए बेटा। तो ओम्स लॉ क्या है, द करंट फ्लो in a conductor is directly proportional to, या डिपेंड कर सकते हो, directly proportional to potential difference applied across the ends of conductor, across the
ends of the conductor. ठीक है, आपने 10th क्लास में क्या से ये पढ़ा होगा कि V is proportional to I, है ना? लेकिन नहीं, ये नहीं होता। इसका मतलब तो क्या हुआ कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर। ऐसा नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी डिपेंड करेगा करंट पे, यानी ये तो सोर्स है, सोर्स करंट पे डिपेंड थोड़ी करेगा। सोर्स के कारण करंट आता है, ना कि करंट के कारण सोर्स बनता है ना? सोर्स के कारण करंट आएगा, ना कि करंट के कारण सोर्स बनेगा। तो ये हम स्टेटमेंट उल्टा पढ़ा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि करंट जो है, दैट इज करंट जो है वो डिपेंड किस पे करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, और इसको हटाते हो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 1/r, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। यहाँ हमेशा इसको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, r का मतलब रेजिस्टेंस इनटू क्या हो गया, v। तो v इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, इज इक्वल टू r इंटू i या i इंटू r, where r is called electrical resistance, electrical resistance। और रेजिस्टेंस के बाद में, रेजिस्टेंस के बारे में हम बाद में और डिटेल से पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट बस हम ओनली ये देख लेते हैं कि भाई ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू RI या V इक्वल टू IR। ठीक है, तो R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ के अंदर हमारे पास, यानी कि एक तरह से हम जो कंडक्टर जो पढ़ते हैं, उस कंडक्टर की हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, दो तरह से डिवाइड होती है। ग्राफ दो तरह से होते हैं बेटा, कैसे कैसे, पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद देखें। और एक बात और यहाँ पे नोट करना, एक चीज है ना, क्या चीज, ये बात हमेशा बताता हूं मैं कि यहाँ पे जो भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए जो कांस्टेंट टर्म आती है ना, वो कभी भी, यानी R आ गया, ये कभी भी ना V पे I पे, यानी ये टर्म और ये टर्म, इन पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। जिस तरह से कैपेसिटेंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट आया था पहले चैप्टर के अंदर, क्या था उसके अंदर, ये तो था। ठीक है, फिर हमने इसको हटा के क्या लिखा था बेटा, 1/c। इसको हटा के लिखा 1/c इंटू Q, और हमने इसको फिर उसके बाद में लिख, और नोट मत करना, पीछे का बता रहा हूं आपको। तो Q इक्वल टू क्या बना था, CV। तो जो हमारा C कैपेसिटेंस आया था, क्या वो कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड किया था, नहीं। ये कैपेसिटेंस कभी चार्ज पे पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं किया, ये कैपेसिटेंस डिपेंड किया था उसकी शेप और साइज और उसके अंदर जो मीडियम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेम बात है ये रेजिस्टेंस, अगर आपको लिखना है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो ये रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको लिखवा दूंगा तो रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ था। ठीक है, एट प्रेजेंट ओम्स लॉ में। तो अब इसके पढ़ते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI मतलब वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज V एंड I यानी करंट। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है ग्राफ, यानी कि किस तरह से बिहेव होता है, वोल्टेज को बढ़ाए तो करंट किस तरह से वेरी करेगा कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, डायोड हो, उन सभी के लिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सभी के लिए बेटा, इंसुलेटर, इन सब की बात करते हैं। तो अब बात है ये कि VI कैरेक्टरिस्टिक, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होते हैं बेटा, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ओमिक कंडक्टर्स, ये भी कह सकते हैं उसको ओमिक कंडक्टर्स, यानी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में। एक को कह सकते हैं ओमिक कंडक्टर, एक को कह सकते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे करें वो ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करें वो नॉन ओमिक कंडक्टर। और ओम्स लॉ को ओबे करना ना करना उसके लिए सीधी सी कंडीशन थी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये देखा तुमने। ठीक है, मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू V, V इक्वल टू IR आना चाहिए बस वो।
इन स्ट्रेट लाइन बनी थी उसके बाद हुआ। तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है, इन विच I is proportional to V and V is equal to क्या बने RI। ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई अगर करते हो, if this equation is satisfied by the conductors, then these conductors are called ohmic conductors। ohmic conductors, ठीक है। इसका मतलब V में और I में ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ बनना चाहिए इसके अंदर। इधर वोल्टेज, इधर करंट, और ये ग्राफ, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अंदर जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं, आप इसको नोट करें एक बार, ठीक है बेटा। देखो, तो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो लीनियर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं मैं, हमने इक्वेशन लिखी है V इज इक्वल टू RI, मैं इसमें 0 ऐड कर दूं और इसको कंपेयर कर दूं, कंपेयर विद Y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y एक्सिस के अंदर कौन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये y एक्सिस मान लेंगे। x एक्सिस के अंदर क्या हो गया, करंट, इसको x एक्सिस मान लेंगे। इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0, मतलब कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। m का मतलब स्लोप, और स्लोप यहां पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, r को, रेजिस्टेंस को, ठीक है, r, और यहाँ पे r किसके इक्वल होगा, यानी कि किसके इक्वल होता है, स्लोप tan थीटा के इक्वल, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो ये जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ था, ये इसकी इक्वेशन से कैसे बनेगा, इसमें इक्वेशन क्या बन सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर आपको ग्राफ नहीं, फर्स्ट चैप्टर का नहीं बनाया हो, तो एक ग्राफ था बेटा, जैसे कि चार्ज में और पोटेंशियल में अगर ग्राफ बने तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि जितना चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटेंस स्लोप, क्योंकि ये इक्वेशन बनी थी Q इक्वल टू CV। अगर आपने उस टाइम नहीं बनाया तो बना लेना, पीछे चैप्टर में है। तो QV किसको डिपेंड करना है, स्लोप क्या आएगा, C। तो जो इक्वेशन वहां बने थे वो यहां बनेंगे सेम। तो बस आप देख लो, मैं जो R में बता रहा हूं वो इफेक्ट किसमें बता देना, C में बता देना, स्लोप के लिए। तो R हो गया, और इसमें ग्राफ यानी कि इक्वेशन क्या बनता है वो देखो, इस ग्राफ के अंदर मान लो आपको ग्राफ, इसको नोट कर दिया, मान लो आपके पास ग्राफ आ गया, इक्वेशन आ गया, ये ग्राफ दे दिया गया आपको, ठीक है। इसके अंदर ये हो गया A, ये हो गया B, दो कर्व। आपको पूछा जाएगा, बताओ इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, RA ज्यादा है या RB ज्यादा है, कैसे डिपेंड करें, कैसे निकालेंगे इसको। तो ये तो सिंपल से मैं आपको बताया तभी, V और I के अंदर हम जो स्लोप निकालेंगे वो स्लोप किसके इक्वल था, R के इक्वल था, और R किसके इक्वल होता है, डेल्टा V बाय डेल्टा I के इक्वल, ऐसे है ना, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो जिसका स्लोप, जिसका ये एंगल, मैं एक का एंगल मान लेता हूं, ये एंगल है मान लो θ1, ये हो गया θ2, इसको θ1 मान लेता हूं, इसको θ2 मान लेता हूं। अब बताओ किसका एंगल ज्यादा, इसका एंगल ज्यादा, यानी ए का स्लोप ज्यादा है कंपेयर टू किसके, बी के। स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ
बी, एंगल ज्यादा है, ज्यादा एंगल है तो रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद अगर ग्राफ ऐसा आ जाए, उल्टा आ जाए, इधर आई इधर बी, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना इस पेपर, ये हो जाए ए और ये हो जाए बी, वही सेम एंगल, ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2। और अब आपसे पूछा जाए बताओ इसमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, यहां से आर जो निकलेगा आर वो आर किसके इक्वल आएगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा आई, ये तो बनेगा, ये बनेगा ना। और इसके बाद में ये जो हमारे पास आया रेजिस्टेंस, ये क्या है, स्लोप के इनवर्स 1/tan थीटा, है ना, एंगल के इनवर्स। एंगल के इनवर्स होगा, इसका मतलब ये कह सकते हो ना कि स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप थीटा 1 का ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, आर ए कम आएगा आर बी से, उल्टा हो गया। ठीक है, दूसरा आप इसको ये भी कर सकते हो, ग्राफ को मैं पॉइंट से अगर स्लोप वगैरह से ना करो तो एक और तरीका समझाता हूं आपको मैं, कि एक ही पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैं एक लाइन खींच देता हूं स्ट्रेट लाइन में, आपको दूसरा तरीका समझा रहा हूं इसको मैं। तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होने का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल दोनों की एक ही होगी, और इसके लिए यहाँ का करंट कितना है, ये हो गया करंट आई ए का, और यहाँ का करंट कितना है, ये हो गया करंट आई बी का। ठीक है, 4 सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम, दूसरा तरीका समझने का, ये आपने कर लिया होगा, मैं दूसरा तरीका समझा रहा हूं आपको, स्लोप का नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, स्लोप से नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको एक पॉइंट से बता रहा हूं। तो फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे आई बी ज्यादा है ना, आई बी ज्यादा है किससे, आई ए से, क्लियर। तो जिसका करंट ज्यादा, जिसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, उसका मतलब उस सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा, तो आर बी कम होगा किससे, आर ए से। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। दूसरी बात मैंने आपको एक और क्या दिख रहा, एक सेकंड हो गया, तो आपको बता रहा था दूसरा तरीका इसका, क्या कहा था मैंने कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम मान लेना, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के मैं एक लाइन डाल देता हूं, ये लाइन डाल दी, इसका मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम, दोनों पे भी हो गया। इसके लिए करंट कितना आएगा, किसका करंट है, बी का है, तो ये करंट हो जाएगा आई बी, इसके लिए ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई ए। अब आप बताओ, फॉर द सेम पोटेंशियल आई बी कम है, आई ए ज्यादा है, आई ए इज ग्रेटर देन आई बी। ठीक है, अब आप ये बताओ, रेजिस्टेंस और करंट आपको पता है, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम आएगा, तो आप बताओ इसमें करंट क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, आर ए इज लेस देन आर बी, इसमें रेजिस्टेंस किस ज्यादा है, बी का, तो आप स्लोप वगैरह मत करो, वैसे आप सीधा पॉइंट से कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है, देखो करंट बढ़ेगा कम आएगा ज्यादा आएगा, करंट कम और ज्यादा वो ज्यादा डिपेंड किस पे करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कि बस सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सर्किट में करंट कम आएगा। ये नहीं है कि करंट बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, करंट 10 एम्पियर से 20 एम्पियर हो गया तो रेजिस्टेंस था 10 ओम तो 20 ओम हो गया, नहीं, करंट बढ़ने और घटने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, बल्कि रेजिस्टेंस घटने और बढ़ने से करंट चेंज होता है। रेजिस्टेंस अगर मैं पहले वायर यूज किया मैंने कॉपर रेजिस्टेंस अलग होगा, फिर मैंने वायर यूज कर लिया किसका, आयरन का, तो उसमें आप बताओ किसमें करंट ज्यादा होगा, सेम लेंथ होगा, सब कुछ सेम दे रखा हो, तो कॉपर में करंट ज्यादा आएगा कंपेयर टू किसके, आयरन के, क्योंकि रेजिस्टेंस कॉपर का कम है तो करंट ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉपर वायर ही है, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, तो इसमें करंट पहले था 10 एम्पियर, फिर मैंने बढ़ा के कर दिया 20 एम्पियर, तो आप बताओ रेजिस्टेंस बढ़ गया, नहीं, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता इसका।
तो रेजिस्टेंस घटने और बढ़ने से करंट चेंज होता है, बट देयर इज नो चेंज इन द रेजिस्टेंस बाय द चेंजिंग ऑफ करंट। ठीक है, तो ये बात नोट करना जरूर उसमें। ठीक है, ये तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक थी। मैंने बताया था ग्राफ, वो ग्राफ जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने वोल्टेज में और करंट में, वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी वो देखो बेटा, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स या इसमें कैसे तो सीधा इन विच current is not proportional to V। यस, ठीक है, I V के प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि जितना V बढ़ाए उतने ही प्रोपोर्शनल में करंट यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वो नॉन लीनियर कंडक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसको ये भी कह सकते हैं दे नॉट ओबे Ohm's law, called non-ohmic conductor, called non-ohmic conductors। उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ग्राफ कैसे क्या बनते हैं, डिफरेंट कैसे होते हैं, वो दो ग्राफ आपको समझाता हूं। फॉर द डायोड, जैसे एक ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां पे करंट, यहां वोल्टेज, ये ग्राफ ऐसे ही बन सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये ग्राफ कैसे है? नॉन लीनियर। तो ऐसे जो ग्राफ बनेंगे वो बनेंगे डायोड्स के लिए, फॉर डायोड्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सभी के लिए। ठीक है, ये डायोड्स के लिए है। दूसरा सेमीकंडक्टर डायोड के लिए दूसरा ग्राफ वो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना पहले एक बार। दूसरा जो ग्राफ है इसके लिए क्या, देखो यहाँ पे वोल्टेज स्टार्टिंग में ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे देखो वोल्टेज ज्यादा बढ़ी लेकिन करंट ना के बराबर चेंज हुआ, उसके बाद वोल्टेज कम बढ़ेगी, करंट ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो वोल्टेज यहाँ पे कम बढ़ रही है, करंट ज्यादा बढ़ रहा है, उसके बाद देखो करंट इधर क्या है, वोल्टेज लगातार बढ़ रही है, करंट की वैल्यू होगी ना। तो इसको उसी तरह से कह सकते हैं ना, फॉर द वन वैल्यू ऑफ V देयर इज नॉट वन वैल्यू ऑफ I की कई वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पे V की वैल्यू कई है, V की वैल्यू क्या होगी, लगातार बढ़ गई, चेंज होती जा रही है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, एक है। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ V के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ I नहीं आ रही, कई बार उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट भी हो रही है, उसी के साथ वेरी नहीं कर रही है। दूसरा ग्राफ जो आता है इसके अंदर वो फॉर गैलियम आर्सेनिक के लिए है, गैलियम आर्सेनिक, या आर्सेनाइड भी कह सकते हैं इसको, गैलियम आर्सेनाइड नाम से ग्राफ आता है कई बार ये, कि गैलियम आर्सेनाइड के लिए I V कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ, I करंट में और इसमें V में ग्राफ बनाए। तो ये ग्राफ इस तरह से होता है बेटा, इस तरह से। तो इसमें क्या है देखो, इसमें मैं 2-3 रीजन बनाता हूं अलग अलग, एक ये रीजन हो गया, एक ये हो गया, एक ये आ गया, एक इसका पीक वैल्यू देखेंगे, ठीक है, पीक वैल्यू क्या इसकी यहाँ है, और एक ये हो गया। ये जो रीजन है, इस रीजन में ये नॉन लीनियर बिहेवियर है। यहाँ तो ठीक है, इसका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, वो बे कर रहा है, नहीं कंप्लीट करो, देखोगे ना तो कंप्लीट करोगे, ये नहीं बस ठीक है थोड़ा ऐसा देख लिया उसको ओबे कर रहा है, नहीं, इसके अंदर आप पूछ रहे थे कि कहाँ ओबे कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओबे कर रहा है, किसको, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे तो नॉन लीनियर हो गया ना, तो दिस इज नॉन लीनियर रीजन इसके अंदर,
नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, ये वाला जो सेकंड नंबर है। उसके बाद आप देखो यहां ग्राफ नीचे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब आई और बी में जो ग्राफ होता है, जो स्लोप होता है, आई में और बी में जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को। तो यहाँ जो स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये जो रीजन है वो है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इन आपसे को पूछा जाए, बताओ एक पॉइंट दे दिया गया, ए पॉइंट, एक पॉइंट है डी पॉइंट, इन दोनों पर पूछा जाए उनसे कि बताओ यहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ है? तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या बताओ? तो पॉइंट डी, पॉइंट डी के ऊपर क्या है? नेगेटिव रेजिस्टेंस है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था 1 नंबर के अंदर ऐसा। तो ये तो ग्राफ हो गया आई में और बी में, किसके लिए? गैलियम आर्सेनाइड के लिए, गैलियम आर्सेनिक के अंदर। यहां से लेकर यहां तक ये ओबे करेगा ओम्स लॉ को। ओबे ओम्स लॉ लीनियर बिहेव है, ये लीनियर बिहेव है, लीनियर, नॉन लीनियर, एंड दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। उसके बाद फिर से क्या हो गया? पॉजिटिव, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया ये। तो ये थे इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बेटा? जो ओम्स लॉ को ओबे करें और जो ओबे नहीं करें, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो आप बताओ नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से हैं? गैलियम आर्सेनिक हो गया, डायोड हो गए, ये सभी क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।